कोस्टल रीजन है उसका इम्पैक्ट तो होगा ही, उसके साथ साथ जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, फ्लोरा फौना, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ के आसपास जो भी अगर सी लेवल बढ़ता है तो वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी साल्टी होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये सब पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल इफेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है। समुद्री पारिस्थितिकी, जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मान लिए जो पीएच लेवल था उससे ज़्यादा अधिक हो जाएगा, तो जो वहाँ पे बायोडायवर्सिटी है, जो फ्लोरा फौना है, उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पड़ेगा। आर्थिक आर्थिक में तो जैसे फिशरीज बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, जितने भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पे फिशरीज एक तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। लेकिन अब सी लेवल बढ़ेगा तो फिशरी का भी जो इंडस्ट्री है वो घट सकता है। इसके अलावा पर्यटन, टूरिज्म इंडस्ट्री, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है मुंबई में, वो भी जस्ट मतलब सी लेवल के पैरेलल में है। थोड़ा सा अगर सी लेवल बढ़ेगा तो वो भी डूबने का चांसेज है। तो पोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब पोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा बंदरगाह पे, तो उससे क्या होगा, ट्रेड का इम्पैक्ट, व्यापार का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव में। राजनीतिक समस्या, देखिए, जब शरणार्थी प्रवासन से नागरिकता की समस्या उत्पन्न होना, संसाधनों, जनसंख्या, रोजगार पे दबाव, यही बात किया गया है कि जब कोस्टल जो जितने भी एरियाज है वो डूबेंगे, उससे डूबेंगे तो फिर माइग्रेशन का समस्या आएगा। माइग्रेशन का समस्या आएगा तो फिर जो भी संसाधन है उसका दबाव बढ़ेगा। उसका दबाव बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि युद्ध, सिविल वार का संभावना हो सकता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि केओस, अराजकता आ सकता है। भौगोलिक परिवर्तन, मिट्टी कटाव होगा तो ऑफ कोर्स, जैसे कि एक समय था जब सुनामी 2004 में आया था, तो हमारे पास जो सबसे लास्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट था, वो सबमर्ज्ड हो गया। तो भौगोलिक चेंजेस भी हुआ। तो ये सब बदलाव हुए हैं। उसके बाद उन्होंने प्रयास किया है कि क्या-क्या और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम से बचाव हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कॉप का गठन, सीओपी, पेरिस समझौता, कार्बन क्रेडिट। क्या होता है कार्बन क्रेडिट? जैसे कि मान ली कोई इंडस्ट्री अगर जितना अधिक, सपोज करिए कि उन्होंने मान लिए एक एरिया, 1 हेक्टेयर का वृक्ष काटा, या उतना अगर वो पॉल्यूशन फैलाया है, तो उसके एवज में उन्हें क्या करना होगा, उतना फॉरेस्टेशन करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा, या उसको आप इस तरह से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दूसरे देशों के साथ आपने उसको बेचा या फॉरेस्टेशन किया, तो एक तरह से क्या होता है, वो कार्बन क्रेडिट। समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग, एक कोस्टल जितने भी आइलैंड है उसको बचाने के लिए एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये एक इंस्टीट्यूट है, FEE, उसके द्वारा दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने का मूल मकसद ये है कि जो कोस्टल एरियाज में जो भी आइलैंड है, कि जो भी रीजन है, उसको अधिक से अधिक संरक्षित किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। वन सन वन नेशन वन ग्रिड की अवधारणा, ये प्रोविजन था जो हम लोग का ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका भी ये प्रोविजन रहा था कि उसमें यस, हेलो। हेलो। हाँ सॉरी, ओके। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। तो ये मैंने और बताया है बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली योजना। इसके अलावा हरित पथ, ई बस योजना, प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध, नमामि गंगे, ये सब उन्होंने चर्चा किया है। अब देखिए, ये मोटा मोटी आप अगर देखेंगे तो आंसर का फ्रेमिंग क्या हो रहा है, पहले आप IPCC का जो रिपोर्ट आया है उस पे चर्चा करना है थोड़ा सा। उसमें भी थोड़ा सा अगर आपको मन है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बता सकते हैं तो बता दीजिए, लेकिन एकदम अगर प्रिसाइज जो आंसर हो सकता है उसमें क्या हो सकता है, IPCC का रिपोर्ट का चर्चा करिए। उसके बाद अगर आपको कोट्स डालना है तो डाल सकते हैं अगर याद है तो। उसके बाद आपको क्या, दूसरा जो उसी में है कि प्रोविजन होने के बाद कि कौन-कौन सा इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो इंडिया पे, चाहे अदर जो भी IOR में आते हैं, इंडियन ओशियन रीजन में, उस पे क्या इम्पैक्ट है। और लास्ट में आप थोड़ा सा वे फॉरवर्ड
कि क्या होना चाहिए और क्या गवर्नमेंट कर रही है प्रयास। जैसे CRZ है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इसके अलावा ICZMP है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, मिष्टी योजना था, उसमें मैंग्रोव इनिशिएटिव के तहत उसको क्या किया गया है कि जो हम लोग शोर लाइन जो हम लोग बनाते हैं, कि सपोज करिए कि जो भी कोस्टल एरियाज है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की अपेक्षा हम लोग एक नेचुरल बैरियर्स बनाए। नेचुरल बैरियर मतलब क्या? मैंग्रोव। अगर मैंग्रोव को हम लोग अफॉरेस्टेशन करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो उससे क्या होगा? एक बैरियर के रूप में भी काम करेगा, अवरोधक के रूप में भी काम करेगा, उससे कोस्टल इरोजन नहीं होगा। और दूसरा क्या फायदा हो सकता है? जो मैरीन इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस रह सकता है। तो इस तरह का आप वे फॉरवर्ड में आप दे सकते हैं बहुत सारा। पब्लिक अवेयरनेस तो हमेशा बताते ही हैं कि जो आसपास के हैं वो IEC का जरूर चर्चा करना है। कोलैबोरेटिंग मॉनिटरिंग, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग, एकीकृत आप कर सकते हैं नियंत्रण प्रणाली, एकीकृत उसको समन्वय, इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह का अप्रोच होना चाहिए उसमें, सेंट्रल, स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो IPCC हो, WMO हो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये सब संस्था का नाम आपको पता होना चाहिए। जब भी आप इन्वायरमेंट का चर्चा हो रहा है, इस तरह का चर्चा अगर आप नहीं कर पाए, मतलब कुछ लैक है। अब फंड बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। उसमें जैसे कि GEF है, ग्रीन ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी, एडेप्टेशन फंड है, AF, GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड है। इसे आप लास्ट में कंक्लूजन में आप 3-4 पॉइंट में डाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इन्होंने बेहतर आंसर लिखने का प्रयास किया है, हर पहलू को टच किया है। ऊपर में अपना IPCC के बारे में बता दिया गया है, बताने के बाद उन्होंने कैसे डायग्राम भी बना दिया है, मैप्स भी बनाया गया है, इम्पैक्ट भी दिया गया है, और लास्ट में कुछ जो सरकार द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन सरकार के इनिशिएटिव से अच्छा बेहतर होता, कुछ और वे फॉरवर्ड भी दिया जा सकता था। फिर भी ओवरऑल बेहतर आंसर है। तो ये कैसा लगा आप लोग को? समझ में आया कुछ बात? जो लिख करके नहीं लाए हैं उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। जो लिख करके नहीं लाए, समझ में आया कैसे लिखना है? यस सर। लिखे क्यों एक नहीं, तरह वो से भी आप पूछ रहे थोड़ा। फिर से कल से इसको लिख के लाऊंगी मैं, समझ नहीं पाई थी इसलिए नहीं लिख पाई मैं। ओके ओके। हाँ तो कल से लिख के कॉपी डालूंगी फिर पता ओके चलेगा। क्या है? प्रोडक्शन लिखा है, रीजन ऑफ सी लेवल प्रेडिक्शन, जो सी लेवल जो राइज हो रहा है उसका क्या क्या रीजन हो सकता है, इम्पैक्ट क्या क्या है इंडिया पे और इंडियन ओशन रीजन पे, साथ ही साथ इम्पैक्ट IOR पे क्या क्या मेजर्स लिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है। उन्हें बताया स्टार्टिंग में 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC प्रोसेसिंग क्लाइमेट चेंज। उन्हें बताया, चर्चा किया वही बात कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था 2100 ईस्वी तक हम लोगों को 1.1 मीटर, 1 मीटर से हमको कम करना होगा, तभी हम लोग बचा सकते हैं विद द एयर ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। ये सब उसमें चर्चा करने का प्रयास किया है, वही चीज है, उसकी क्या क्या प्रोविजन रहा था जो उसमें भी चर्चा किया मैंने। फिर उन्हें बताया है कि रीजन ऑफ क्या सी लेवल राइज प्रेडिक्शन, जो सी लेवल राइज हो रहा है उसका क्या क्या वजह है। जैसे थर्मल एक्सपेंशन का बात किया गया है, मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स। थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर कब एक्सपेंस करेगा? जैसे हमारे पास क्या हो रहा है अभी, ग्लोबल वार्मिंग, सन का लाइट अर्थ पे आ रहा है, अर्थ पे ही मतलब अर्थ का जो भी इन्वायरमेंट है वो पूरा गर्म हो जा रहा है। जब गर्म हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, वो हीट एक्सपेंड कर रहा है। जब एक्सपेंड करेगा तो जो भी ग्लेशियर्स है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेल्ट होगा। जब मेल्ट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सी लेवल बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, जो भी आइस कैप्स है, आइसबर्ग्स है, अंटार्कटिका में है या अटलांटिक में है, दोनों में क्या हो रहा है, अधिक पिघलते जा रहा है, मेल्ट होते जा रहा है। तो एग्जांपल भी दिया है, लार्जन सी आइस, ग्लेशियर रिट्रीट, हायर टेम्परेचर लीड टू, जब अधिक टेम्परेचर रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है वर्ल्ड वाइड विथ मतलब वही बात है, जब जितना अधिक पहले बनना चाहिए था ग्लेशियर उतना मात्रा में नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा? रिट्रीट मतलब होता है
फिर से वापस, तो ग्लेशियर रिट्रीट नहीं हो पा रहा है, कम हो रहा है। पहले क्या होता था, अधिक मात्रा में ग्लेशियर बनता था, अब क्या हो रहा है, कम जा रहा है। तो कमेगा तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो जो ग्लेशियर नहीं बन रहा है तो पानी कहाँ जा रहा है, सी लेवल पे जा रहा है। कार्बन इमिशन है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है, पॉइंट बताने का प्रयास किया है कि कौन कौन सा रीजन है, उसी रीजन को टच करना था। और उन्हें फिर इम्पैक्ट दिया है कि कौन कौन सा इम्पैक्ट है, बायोडाइवर्सिटी का बताया जो मैंने अभी चर्चा किया, क्लाइमेट रिफ्यूजी, जैसे कि जब पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होगा, जब कोस्टल रीजन पे अगर वो सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा, तो कहाँ जाएंगे लोग, स्वाभाविक सी बात है, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, उसी को हम लोग कह सकते हैं क्लाइमेट रिफ्यूजी। सलाइन Saline in gas, higher sea levels can lead to salt water intrusion into fresh water source। वही कह रहा है कि जब वाटर लेवल अधिक होगा, सी लेवल अधिक होगा, तो जो हमारा अंडरग्राउंड का उसमें भी साल्ट की मात्रा अधिक आ सकता है। कोस्टल इरोजन, स्वाभाविक सी बात है, वो इरोज तो करेगा ही, अपघटन बोलते हैं उसको हिंदी में। आइलैंड टेरिटरीज, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर एट रिस्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। जितने भी कोस्टल आइलैंड है या कोस्टल एरियाज हैं, और स्वाभाविक सी बात है, जब सी लेवल बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। वही उन्होंने बताया है, किधर बताया, कोरल रीफ के बारे में बताया है, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, केनिया, तंजानिया, सोमालिया, स्मॉल आइलैंड नेशन, मालदीव, सेशल्स, चर्चा किया गया है कि कौन क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया है मीजर्स, क्या क्या मेजर्स लिया गया है, CRZ, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, CMIS। इसमें एक डेटाबेस होता है, जितने भी कोस्टल एरियाज पे जितने भी कोस्टल सिटीज हैं, सबका एक डेटाबेस बनाया गया है। उस डेटाबेस में कि कौन कितना हैम्पर हो रहा है, कितना कौन को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इसीलिए एक बनाया गया है डेटाबेस CMIS, कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि हम लोग अच्छे से मॉनिटर कर सकें। CRZ वही कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसमें रूल्स दिया गया है कि कैसे हम लोग कोस्टल जो भी एरियाज है उसको बचाया जाए। एयरबोर्न लिडार टेरिटोरियल मैपिंग, इसमें लिडार की तकनीक की सहायता से एक होता है सोनार, एक होता है लिडार, नाम सुने आप लोग, एक होता है रडार, ये सब एक ही कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, और साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग एक तरह से डेटा या प्रेडिक्शन, मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं, कितना डिस्टेंस पे है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का वेदर है। ये टेक्निक है एक तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो ये सब बताया गया है कि कौन कौन सा प्रोविजन है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा कंक्लूजन दे दिया है, बट इसमें कुछ कुछ और चीजें होना चाहिए था, जैसे कि वे फॉरवर्ड जो किया गया है उसमें मतलब बहुत ही स्पेसिफिक में कर दिया गया है, जो कि मेजर्स बताया गया है, कुछ खास नहीं है। इम्पैक्ट है तो इसको अगर सेग्रीगेट करके लिखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, जैसे सोशल में क्या क्या इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंटल क्या क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिकल क्या क्या इम्पैक्ट है, तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उससे होता है कि फैब्रिकेट, मतलब लगता है कि नहीं, जो भी है, जो आंसर लिख रहा है उसको क्लियर है, सारे पर्सपेक्टिव उसको पता है, एग्जाम को ये लगता है। इसलिए प्रयास हमेशा करना चाहिए और हर एक पर्सपेक्टिव को टच करते हुए, बस थोड़ा सा ही लिखे, लेकिन उसको जरूर मेंशन करें, सेग्रीगेट करें उसको। और ये तो ये रीजन बताया कि रीजन से, रीजन ठीक है, बट उसको और भी रीजन अच्छा था, फिर भी ठीक था, सही कहा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया?